जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने पहला पार्ट इसका देखा ही होगा जो हम लोगों ने हल किया था। यहाँ पर अंशाल पेपर है, तो इसका अंशाल पेपर में सेट नंबर 1 कोड नंबर VV, तो इसका पहला पार्ट हम लोगों ने हल किया था। उसमें हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बात की थी। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि खंड ब है। इसमें के सभी प्रश्न जो होते हैं लिखने होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास कितना दिया गया है? क्रमशः 48 सेमी एवं 28 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर नंबर एक का नंबर है। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, पहले हम लोग एक शंकु का चित्र बना लेंगे इस प्रकार से। ये शंकु है। इस प्रकार से अगर आप लोग फिगर बना लेंगे तो आसानी होगी हल करने में। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, पहले क्या कह रहा? ऊंचाई तथा आधार का व्यास। तो पहले कह रहा ऊंचाई, तो ऊंचाई 48, यहाँ पर ये ऊंचाई है h बराबर ये 48 हो जाएगा। यहाँ पर लिखना आपको, ये मेन ऊंचाई ये वाली है, h बराबर 48 दिया गया है। और उसके बाद में आधार का व्यास 28 सेमी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आधार का व्यास 28 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर h बराबर दिया गया है 48 सेमी। और उसके बाद में ये पूरा व्यास है, तो आधी यहाँ से दूरी देखेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका आधा करेंगे तो r बराबर 14 का आधा कितना हो, यहाँ पर 28 है तो 28 का आधा 14, यानी 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? त्रिज्या है। तो r बराबर 14 सेमी त्रिज्या है। तो कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। तो शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है? बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर मान रख दिया जाए। अब यहाँ से हम रखते हैं मान बराबर 1/3 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे r स्क्वायर है, तो r का मान हमको कितना दिया गया है? 14 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर गुणे h का मान कितना दिया गया है? 48 दिया गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 और गुणे में 48 हो जाएगा। स्क्वायर लगा है इसलिए हमने इसे 2 बार लिख दिया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा? 22। यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 16। अब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर यहाँ पर 9856 ये आयतन है। तो सेमी में दिया गया तो सेमी क्यूब हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर एक का इसे हल किया है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, ख नंबर। सवाल कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए।
कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे अब 96 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसे पहले हल कर लेते हैं। 96 और कितना लिखा है 404, 404। अब पहले इसे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 96, तो 2 से 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 दूना 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 1 कम 3, इसे काट लेंगे। अब यहाँ पर 404 लिखा है, तो 404 को भी लिखेंगे 404, 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, फिर 101 से कटेगा तो 101 कम 101। इसे इस प्रकार से काटने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो जो 96 आया है पर लिखेंगे 96, 96 में कितना आया है 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 और गुणे में 3 है। उसके बाद में 404, 404, तो इसे हमने काटा है यहाँ पर 2 गुणे 2 और गुणे में 101, तो 2 गुणे 2 गुणे 101। सवाल में क्या कह रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, HCF का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं सभी में मिले उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ पर मिल रहा है, तो 2 गुणे, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर 101 है, यहाँ पर कोई संख्या मिल नहीं रही है, तो इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग विभाजन सूत्र से हल करते हैं। एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि विभाजन, यहाँ पर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमको बिंदु दिए गए हैं उन्हें लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। सवाल को आप लोग हल करने से पहले यहाँ पर हल जरूर लिखना। तो कह रहा है बिंदुओं -1, 7। तो पहले हम लिखेंगे माना बिंदु के निर्देशांक, माना बिंदु के निर्देशांक कितने हमने मान लिया कि x, y हमने इसे मान लिया है। अब सवाल में कह रहा है कि बिंदु -1, 7 और 4, -3 दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो बिंदु दिया गया है -1, 7 मानेंगे x1, पहला ब्रैकेट x1 बराबर -1 है, और यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट लिखा है 4, -3। तो पहले ब्रैकेट में इसे मानेंगे x1, इसे मानेंगे x2, x2 बराबर कितना दिया गया है 4। फिर इसी ब्रैकेट में देखा जाए तो 7 और -3 है, तो इसे मानेंगे y1 बराबर 7 और y2 बराबर -3। जो ब्रैकेट दिया होता है, जैसे इसमें -1, 7 दिया गया है, तो पहली संख्या को x1 और बाद वाली संख्या को y1। उसके बाद में 4, -3 दिया गया है,
तो x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अनुपात दिया गया है 2:3, हमको यहाँ पर 2:3 दिया गया है। तो इसे क्या लिखेंगे, जो 2:3 दिया गया है तो इसे लिखेंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना हो जाएगा 3। ये हमको सवाल में दिया गया है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आएंगी साथियों तो सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। अब इस सवाल को हम लोग विभाजन सूत्र की सहायता से हल करेंगे। तो विभाजन सूत्र होता है x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर यहाँ पर ये मान हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का मान निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है। यहाँ पर इसी सूत्र की सहायता से हल करना है। तो m1 का मान हमको कितना दिया गया है 2। उसके बाद में x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान 3 दिया गया है गुणे x1 का मान -1 दिया गया है बटे में m1 2 प्लस m2 का मान 3। अब इसे हल करना है तो 4 दून 8, 3 एकम 3 और 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5/5 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारा x का मान आया है, x बराबर 1 है। इसी प्रकार से y का मान ज्ञात करना है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे m1 का मान 2, y2 का मान -3, m2 का मान 3, y1 का मान 7, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 3 2 5। जब इसे माइनस करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा। इसे हम काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15। तो इस प्रकार से हमने इसे हल किया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक कितने हो जाएंगे। पहले x वाला मान, तो x का मान कितना आया है 1 और y का मान 3, तो 1, 3। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया है साथियों। आप लोग बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर घ है 1 का, साइन अल्फा बराबर 1/2 और कास बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का घ नंबर, इसे हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन अल्फा, हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, साइन अल्फा बराबर 1/2। तो ये किसका मान है, साइन अल्फा बराबर साइन 30 का मान है। साइन 30 का मान 1/2 है। साइन से साइन कैंसिल, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश, अल्फा का मान 30 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार से कास बीटा बराबर 1/2 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कास बीटा बराबर 1/2। तो कास बीटा बराबर, कास किसका मान है 60 अंश का मान, कास से कास कैंसिल, बीटा बराबर 60 अंश आ जाएगा।
अब हमको अल्फा और बीटा का मान प्राप्त हुआ है। सवाल में क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो हमको अल्फा का मान कितना दिया गया है, 30 अंश, प्लस बीटा का मान दिया गया है 60 अंश। अब इसे जब हल करेंगे तो 90 अंश, यहाँ पर 90 अंश। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश। अल्फा बीटा का मान 90 डिग्री आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर अंगा कह रहा है बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हमको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 का अंगा नंबर, इसे हल करना है। तो सवाल दिया गया है P ब्रैकेट में -6, 8। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर -6 और y1 बराबर 8, इतना हमको दिया गया है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 का मान -6 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 8 का स्क्वायर। तो 6 36, 8 ढाई 64। जब इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये जोड़ने पर हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा √100। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। तो इसमें से इसका 10 गुणे 10 बराबर 10 बाहर आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे 10 गुणे 10, ये रूट में हो जाएगा। अब इसके जोड़ा बन रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 10 मात्रक। मात्रक लिखा जाए या इकाई, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 का 4 नंबर है। सिद्ध कीजिए कि काट A माइनस कास A बटे काट A प्लस कास A बराबर कासेक A माइनस 1 बटे में कासेक A प्लस 1। इसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर LHS। यहाँ पर LHS है और ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इनको बराबर दिखाना होता है। तो चाहे हम लोग दायां पक्ष लें या फिर बायां पक्ष, और इसे हल करके दोनों पक्षों को बराबर कर देना है और इसी प्रकार से हल करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब इस सवाल को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसे हल करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो LHS लेने पर मतलब बायां पक्ष लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेने पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, काट A माइनस कास A और बटे में काट A प्लस कास A, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है, हम क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, काट A बराबर कास A बटे साइन A। इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा सूत्र है कासेक A बराबर 1 बटे साइन A। ये सूत्र है। काट थीटा भी लिखा मिल सकता है, काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। कासेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर A लिखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर A लिख दिया है। अब जो काट A लिखा है, तो काट A बराबर क्या होता है, कास बटे साइन। तो यहाँ पर लिखेंगे कास A बटे साइन A प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये माइनस है। तो
कास ए हो जाएगा और बटे में यहाँ पर काट ए लिखा है तो काट ए बराबर कास बटे साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे कास ए बटे साइन ए और प्लस कास ए लिखा है तो लिखेंगे कास ए। यहाँ पर कास ए कॉमन मिल रहा है तो इसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कास ए, हमने कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पर 1 बटे साइन ए माइनस यहाँ पर कास ए कॉमन हो गया तो 1 बचेगा और बटे में यहाँ पर कास ए कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे कास ए, हमने इसे यहाँ पर कॉमन लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे कास ए ब्रैकेट में 1 बटे साइन ए और प्लस में 1 हो जाएगा। कास ए से कास ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए तो 1 बटे साइन ए माइनस 1 और बटे में 1 बटे साइन ए प्लस 1। अब 1 बटे साइन ए तो यहाँ पर 1 बटे साइन ए बराबर क्या है, कासेक ए है तो यहाँ पर लिखेंगे कासेक, यहाँ पर कासेक ए बराबर कासेक ए माइनस 1 और बटे में यहाँ पर 1 बटे साइन ए है तो 1 बटे साइन ए बराबर कासेक ए होता है तो लिखेंगे यहाँ पर कासेक ए प्लस 1। तो वही यहाँ पर सिद्ध हुआ। यहाँ पर क्या कह रहा था, कासेक ए माइनस 1 बटे कासेक ए प्लस 1, तो ये सिद्ध होकर यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर कितना है, कासेक ए माइनस 1 बटे कासेक ए प्लस 1 प्रूव्ड हो गया है। ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया है। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल किया है। तो यहाँ पर सवाल कह रहा था कि सिद्ध कीजिए, तो वही सवाल हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दूसरे का नंबर है। यहाँ पर दिया गया किसी एपी अर्थात जो समांतर श्रेणी है उसमें का यह सवाल है। तो किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सवाल चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 का नंबर है। सवाल दिया गया है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माना यहाँ पर क्या दिया गया है, ये समांतर श्रेणी है तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है। हमने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और उसके बाद में सर्वांतर सर्वांतर कितना है, डी है। हमने इसे मान लिया। अब सवाल में कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद an, यहाँ पर सूत्र लगेगा कि an बराबर, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी की सहायता से यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार देखा जाए तो सवाल में यहाँ पर लिख सकते हैं इसे A17 बराबर A10 प्लस 7। कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे और आसानी से हल करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे इसे
तो यहाँ पर देखा जाए a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर इसे हम लिख सकते हैं कि a प्लस, सवाल में दिया गया है कि 10वां पद, यहाँ पर 10वां पद दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। अब इसे हल करना है, तो हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे a प्लस, इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 16d और 9d, ये प्लस में तो इस बार माइनस में, 9d बराबर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर 7d बराबर 7 बचेगा। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सर्वांतर बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया गया है। सवाल नंबर यहाँ पर 2 का नंबर सवाल है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का ख नंबर सवाल। सवाल कह रहा है समीकरण अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसे हल करना है। अब सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। हमने सवाल को पहले लिख लिया है। अंडर रूट 2 और यहाँ पर 5 अंडर रूट में 2 दिया गया है। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या होता है, जो यहाँ पर अंडर रूट 2 है और 5 अंडर रूट 2 है, इसका गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे यहाँ पर अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा 5 और गुणे में 2 अर्थात 10 आ जाएगा। अब 10 के ऐसे 2 खंड किए जाएं कि गुणा करने पर तो हमारा 10 आना चाहिए, या जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या 7 आनी चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 2 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट 2x² प्लस यहाँ पर 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये गुणनखंड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। गुणनखंड विधि से इसे हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अब कॉमन लेंगे। तो कॉमन यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखा जाए अगर दोनों में, यहाँ पर और यहाँ पर, तो x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस यहाँ पर 5 बचेगा। इसमें अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया जाए। अंडर रूट 2 कॉमन लेने पर तो x प्लस यहाँ पर 5 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखेंगे क्योंकि हमको वही संख्या प्राप्त करनी है। अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट में है और 2 अंडर रूट में है, तो गुणा करेंगे जब तो 2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 और उसके बाद में दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक ब्रैकेट लिखेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 है, तो x बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस का अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसमें देखा जाए अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस का 5, x बराबर -5 बटे अंडर रूट में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर चाहें जो -5 बटे अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 आ रहा है तो इसका हम परमेयीकरण भी कर सकते हैं। तो परमेयीकरण जब करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं,
अगर हम चाहें तो इसे और हल कर सकते हैं। तो कितना है, x बराबर -5/√2 है, तो इसका परमेयीकरण कर देंगे, √2/√2 से गुणा कर देंगे, तो -5/√2 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं, या x बराबर -5/√2 बटे में 2, ये भी आंसर सही है। तो इस प्रकार से हमने इसे हल किया है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि समीकरण के मूल होंगे, तो कितने मूल होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः -5/√2/2 तथा -√2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया गया है। तो आप लोग इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सवाल नंबर यहाँ पर दिया गया है दूसरे का तीसरा नंबर। तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु पर इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB गुणे CD है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फिगर बनाएंगे और उसके बाद में आसानी से इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर एक फिगर बना लिया है। सवाल में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज ABC है, उसके बाद में ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु पर इस प्रकार है, यहाँ पर D है, तो इस प्रकार है कि कोण ADC अर्थात ये कोण है, कोण ADC और ये बराबर है किसके, कोण BAC के, कोण BA यहाँ पर BAC के कोण के बराबर है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB गुणे CD, CB गुणे CD गुणे में CD के। तो चलिए इसे अब हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में। अब इसमें बताया गया सवाल में कि कोण BAC बराबर है कोण ADC के, ये हमको दिया गया है, तथा कोण ACB बराबर कोण DCA, कोण ACB बराबर है किसके, कोण DCA के। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज D, ये त्रिभुज यहाँ पर D है, त्रिभुज DAC के। तो इसलिए AC बटे DC बराबर BC बटे CA, बटे में इनका अनुपात बराबर है। जब अनुपात बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं AC बटे CB बराबर CD बटे CA। इस प्रकार से
लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका त्रियक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी ए, यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर सी ए है, तो इसे हम लिख सकते हैं। सवाल में यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि सी ए स्क्वायर, तो लिखेंगे सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। तो इस प्रकार से इसे सिद्ध किया गया है। तो हमारा सवाल सिद्ध हो गया। सवाल नंबर यहाँ पर घ दिया गया है, अब इसे हल करेंगे। एक चतुर्भुज ABC किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इसे हमको सिद्ध करना है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक फिगर दिया गया है। अब इस फिगर में एक वृत्त है और ये चतुर्भुज है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है चतुर्भुज ABC जो वृत्त के परिगत बना है। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां समान लंबाई में होती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जब बाह्य बिंदु A है, जो बाह्य बिंदु A है, यहाँ पर बाह्य बिंदु कितना है, A है, उसके बाद में B है, फिर C है और D है, ये बाह्य बिंदु हैं। जब बाह्य बिंदु A है तो A, यहाँ पर AP बराबर AS, तो AP यहाँ पर चित्र में आप लोग देख सकते हैं, AP बराबर है किसके बराबर है, AS के, AS के बराबर है। इस प्रकार से AP बराबर है AS के। और जब बाह्य बिंदु B है, जब बाह्य बिंदु यहाँ पर B दिया गया है, तो जब बाह्य बिंदु B है तो इसकी बाह्य स्पर्श में जो रेखाएं क्या हो जाएंगी, AP बराबर BQ। जैसे यहाँ पर BP, यहाँ पर BP बराबर BQ। इसी प्रकार से जब बाह्य बिंदु C है तो RC बराबर RQ। जब बाह्य बिंदु C है तो RC बराबर है किसके, यहाँ पर CQ के। और लास्ट में जब बाह्य बिंदु D है, जब बाह्य बिंदु D दिया गया है, तब RD बराबर SD के है। यहाँ पर RD बराबर है किसके, SD के बराबर है। इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 और 3, 4 प्राप्त हो गए हैं। अब इसे हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर ये जो 4 समीकरण आए हैं इनको आपस में जोड़ दिया जाए, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 तथा 3, समीकरण 1, 2 तथा 3 और 4, ये 4 भी है, और समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, अब जब इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो AP प्लस BP, यहाँ पर क्या लिखेंगे, AP प्लस BP प्लस, और उसके बाद में यहाँ पर RC प्लस RD, तो RC प्लस RD बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर AS प्लस BQ। यहाँ पर हम लिखेंगे AS, यहाँ पर AS प्लस BQ। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं AS प्लस BQ प्लस, उसके बाद में CQ प्लस SD,
सी क्यू प्लस एस डी, सी क्यू प्लस एस डी, हमने इसे जोड़ दिया। यहाँ पर लिखा है ए पी प्लस बी पी, तो चित्र में देखा जाए ए पी और बी पी ये इनकी बीच की लंबाई है, ए से बी के बीच की लंबाई है। ए पी जैसा कि चित्र में देखा जाए ए पी प्लस बी पी, तो ए पी और बी पी इसे हम लिख सकते हैं ए बी, इसे क्या लिखेंगे ए बी प्लस उसके बाद में आर सी प्लस आर डी, आर सी प्लस आर डी कहाँ पर है, यहाँ पर आर से सी तक की दूरी और आर से डी तक की दूरी, तो इसे हम लिख सकते हैं सी डी। यहाँ पर आर सी प्लस आर डी लिखा है तो इसे हम लिखेंगे सी डी, सी डी बराबर यहाँ पर ए एस प्लस बी क्यू, उसके बाद में सी क्यू सी डी लिखा हुआ है, तो ए एस और एस डी इसे हम साथ में लिख सकते हैं ए एस, यहाँ पर ए एस और एस डी, ए एस प्लस एस डी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चित्र में आप लोग देखेंगे कि ए एस, यहाँ पर ए एस और एस डी, ए से डी तक की दूरी यहाँ पर क्या है ए एस और एस डी, इसलिए इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे हम लिख सकते हैं सी क्यू, सी क्यू प्लस यहाँ पर सी क्यू है, हाँ यहाँ पर अगर हम देखें तो सी क्यू और यहाँ पर क्या बचेगा बी क्यू, बी क्यू, तो चित्र में देखा जाए सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू और प्लस बी क्यू इनके बीच की दूरी कितनी है सी क्यू है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सी क्यू हमने लिख दिया। अब ए एस प्लस एस डी और सी क्यू प्लस बी क्यू इसे हमने लिख दिया है, तो इसी प्रकार से पहले लिखेंगे ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी इसे हम लिख देंगे ए डी, ए से डी तक की दूरी है तो ए डी प्लस यहाँ पर दिया गया है सी क्यू प्लस बी क्यू, तो सी क्यू प्लस बी क्यू चित्र में दिया गया है सी क्यू प्लस बी क्यू, तो इसे लिखेंगे बी सी, तो इसे हम लिख देंगे बी और उसके बाद में बी सी है बी सी। इस प्रकार से इसे सिद्ध कर दिया साथियों, क्या लिखेंगे प्रूव्ड। तो यहाँ पर आप लोग चित्र से इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसे हमने इस प्रकार से समीकरण 1 2 3 4 समीकरण हमने बना लिया है। समीकरण बनाने के बाद में अब इसके बाद में हमने इसे इस प्रकार से हल किया है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 तथा 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर यहाँ पर हल किया गया है। क्वेश्चन नंबर अंगा दिया गया है। सवाल कह रहा है यदि दिए गए आवृत वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। n बराबर 60 दिया गया है और यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा जाएगा। ये सवाल हमको दिया गया है, इस प्रकार से एग्जाम में दिया जाएगा। तो हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल में हमको दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में बारंबारता दी गई है। तो बारंबारता 5x 20 15 y 5 ये बारंबारता है।
यहाँ पर योग है तो योग लिखा गया, और यहाँ पर 60 दिया गया है तो 60 लिख दिया गया। उसके बाद में संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 5 हमने लिख दिया। 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा। उसके बाद में जो 5 + x आया है 20 जोड़ा जाएगा तो 25 + x, फिर 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 + x, और 40 + x में y जोड़ेंगे तो 40 + x + y, और इसी प्रकार से लास्ट में 5 है तो 5 जोड़ेंगे तो 45 + x + y आ जाएगा। यहाँ पर सवाल में माध्यक 28.5 दिया गया है, तो 28.5 इसमें देखा जाएगा वर्ग अंतराल में किस में मिल रहा है। तो 0 से 10 तो इसमें मिलेगा नहीं क्योंकि 28.5 है, तो यहाँ पर 20 से 30 के बीच में 28.5 मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 20 से 30, तो L बराबर कितना हो जाएगा 20, जो निम्न संख्या होती है L बराबर 20 है। और इसी के जस्ट सामने F बारंबारता 20, इसी के सामने यहाँ पर 20 है तो इसे F लिखेंगे, और इसी के सामने यहाँ पर 25 + x है तो संचयी बारंबारता में एक संख्या ऊपर CF मानेंगे। यहाँ पर 25 + x में मिल रहा है तो इसके ऊपर इस संख्या को माना जाता है, तो CF बराबर 5 + x हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ने पर ये कितना आ रहा है n बराबर 60। उसके बाद में h बराबर जो वर्ग अंतराल होता है इसका अंतर, यहाँ पर 30 से 20 को घटाएंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस प्रकार से जो सभी मान प्राप्त हुए हैं, अब इन्हीं की सहायता से हल करना है सवाल को। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब तो हमको सबसे पहले दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे n बराबर हमको दिया गया है 60, यहाँ पर योग करने पर 60 आया है तो n बराबर 60 ये दिया गया है। क्या लिखेंगे दिया है। उसके बाद में जो n बराबर 60 आया है, यहाँ पर जितनी बारंबारता होती है संचयी बारंबारता का योग भी उतना होता है। आप लोगों ने पहले इसके सवाल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बारंबारता का योग बराबर होता है संचयी बारंबारता का योग। यहाँ पर जितना ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो n बराबर 60 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 + x + y। तो यहाँ पर n के स्थान पर लिखना है 45 + x + y बराबर 60। तो इसे हम लिखेंगे x + y बराबर 60 - 45। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 15। समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको सवाल में माध्यक दिया गया है, माध्यक कितना है 28.5। सवाल में माध्यक दिया गया है 28.5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सवाल में देखा जाए तो सवाल में हमको दिया गया है, यहाँ पर माध्यक दिया गया 28.5, और जो 28.5 है किस वर्ग अंतराल में मिल रहा है यहाँ पर 20 से 30 वाली संख्या में। तो हमको यहाँ पर एक सूत्र लगाना है, माध्यिका बराबर L प्लस, यहाँ पर लिखते हैं L प्लस n/2 और उसके बाद में माइनस CF बटे में F गुणे H, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर मान रख करके हल कर लेना है। तो सवाल में हमको दिया गया है मान कितना दिया गया है, यहाँ पर H बराबर कितना दिया गया है, H बराबर 10 है, L बराबर यहाँ पर 20 है, और F बराबर 20 है, CF बराबर यहाँ पर CF बराबर 5 + x है। अब यही मान हमको समीकरण यहाँ पर माध्यिका वाले सूत्र में
रखकर हल करना है। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और माध्यिका हमको दी गई थी 28.5। एल का मान दिया गया है 20, तो 20 प्लस एन का मान 60 दिया गया था। एन बराबर कितना आया था 60, एन बराबर 60, तो 60/2 माइनस 5 प्लस एक्स बटे 20 और गुणे में 10, जो हमको मान दिया गया है वही मान हमने यहाँ पर रख दिया। ये कितना हो जाएगा 30 बचेगा यहाँ पर। तो इसे हम लिखेंगे 28.5 बराबर 20 प्लस, यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 30 है, तो 30 से 5 घट जाएगा तो 25 बचेगा, 25, और उसके बाद में ये माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में लिखा रहने देते हैं। गुणे में यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 10 है। अब इसे हम काट सकते हैं, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये कट जाएगा। तो 28.5 बराबर 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स बटे में 2 आ जाएगा। अब इसका अगर हम चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 28.5 दिया गया है, या फिर इसे हम हल कर सकते हैं जो 28.5 है और 20 इधर प्लस में तो बराबर के इस बार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस एक्स बटे में 2। इसे जब घटाएंगे तो 8.5, यहाँ पर घटाने पर 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटे में 2 आ जाएगा। तो इसका हम त्रिया गुणा कर लेंगे तो 25 माइनस एक्स बराबर, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8.5 गुणे 2, 25 माइनस एक्स बराबर 5 दूनी 10, 8 दून 16, 1 17, एक पॉइंट लगा देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पर 25 माइनस एक्स बराबर 17, तो माइनस एक्स बराबर 17 और माइनस 25 हो जाएगा। जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस एक्स बराबर यहाँ पर माइनस का 8 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 8 आ जाएगा। ये एक्स का मान 8 आया है। अब हमको वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखा जाए समीकरण 1 एक्स प्लस वाई बराबर 15 समीकरण 1 है, तो एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान 8 आया है। अब यही एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 15 समीकरण 1 है। अब x का मान कितना आया था, x का मान 8 आया था, यही मान यहाँ पर रख देंगे। तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हमने हल किया है साथियों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 8 और y बराबर 7, ये आंसर आ जाएगा। सवाल दिया गया है 4 नंबर, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे, जो खराब पेन है, क्या लिखेंगे, ये कौन सा सवाल है, 2 का 4 नंबर। तो खराब पेन बराबर कितने दिए गए हैं, 12 खराब पेन है। और अच्छे पेन बराबर 132 हैं, 132 अच्छे पेन हैं। तो कुल यहाँ पर देखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, इसे जोड़ेंगे तो 12 + 132 बराबर 144 आ जाएगा। तो कह रहा सवाल में कह रहा है कि एक पेन, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाए तो अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। पेन क्या कह रहा है कि अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो पेन है इसमें से तो एक सूत्र होता है प्रायिकता बराबर, तो उसी सूत्र की सहायता से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर अच्छे पेन कितने हैं, 132 हैं, तो 132 पेन ऊपर लिखेंगे। और टोटल पेन कितने हैं, टोटल पेन यहाँ पर 144 हैं। अब इसे काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 छंग 12, या इसे हम 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 7 14 और 2 दूना 4। फिर इसे हम काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 दूना 4 या 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 3 से इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 11/12। तो 11/12 यही आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 का पहला सवाल है, तो माना हमने यहाँ पर माना अंश x है और तथा हमने मान लिया हर y है, हमने इसे मान लिया है। तो सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पर सवाल में अंश में 1 घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में आप लोगों को पता ही होगा, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, ऊपर अंश और बटे में हर। तो यहाँ पर अंश कितना दिया गया है, x, और हर कितना दिया गया है, y। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अंश में 1 घटाया जाता है, जब अंश में 1 घटाया जाता है तो x - 1 लिखेंगे, x - 1 और बटे में y। तो घटाने पर कितना हो जाता है, 1/3, 1/3 हो जाता है। अब इसे पहले हल कर लेते हैं, तो इसका हम त्रियक गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 3x - 3 एकम 3 और y, तो 3x - y, और जो 3 ये माइनस में बराबर के उस पार प्लस में हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से कह रहा है और यह 1/4 हो जाती है, कब,
जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो चलिए हर में 8 जोड़ते हैं। तो हमारी भिन्न क्या थी यहाँ पर, x बटे वाई, ये भिन्न है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है, चलिए 8 हमने जोड़ दिया, तो भिन्न 1/4 हो जाती हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x, और यहाँ पर जब 4x हो जाएगा बराबर, ये बराबर हो जाएगा, तो 4x बराबर y प्लस 8। इसे हम लिख सकते हैं 4x y बराबर किस पार, माइनस का y बराबर 8। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इसकी सहायता से हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण हमारा 1 कितना दिया गया है, 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण 2 कितना दिया गया है, 4x माइनस वाई बराबर 8। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे 4x माइनस वाई बराबर 8, और उसके बाद में समीकरण पहला कितना दिया गया है, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण दूसरा है और समीकरण पहला है। इसे घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, y से y कैंसिल, यहाँ पर x बराबर कितना बचेगा, 5। तो x बराबर 5 आ गया। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो समीकरण 1 आया है इसमें रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमको दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान 5 आया है, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 3 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 और माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस वाई बराबर माइनस का 12 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 12 आ जाएगा। ये वाई का मान 12 आया है। अब हमसे कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हम लोगों ने पहले क्या माना था, यहाँ पर भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो अंश में x है, y यहाँ पर हर में y है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं भिन्न बराबर x बटे y। तो x का मान कितना आया है, 5, और y का मान 12, तो 5 बटे 12, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 का अथवा दिया गया है, तो इसमें से एक प्रश्न हल करना होता है, चाहे तो हम पहला हल करें या फिर अथवा वाला। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें से कोई भी सवाल आएगा तो हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक ही सवाल लगाना है। तो यहाँ पर अथवा वाला कह रहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है, 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का अथवा। सवाल में सबसे पहले यहाँ पर हम माना विमान की सामान्य चाल, क्योंकि सामान्य चाल हमको दी नहीं गई है, तो लिखेंगे माना विमान की सामान्य चाल बराबर
x किलोमीटर प्रति आवर हमने मान लिया। अब उसके बाद में प्रश्नानुसार ये देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर हमको दिया गया है, सवाल में कह रहा है कि अपने निर्धारित समय से, यहाँ पर एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है और 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए यहाँ पर अपनी चाल निर्धारित से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। यहाँ पर 1500 बटे x माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 1500, यहाँ पर कितनी चाल बढ़ानी पड़ती है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पर x प्लस 250 बराबर 30 मिनट है, तो 30 बटे 60 करेंगे, 30 बटे 60 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो हल करने के लिए 30 से कम 30, 30 दूनी 60। यहाँ पर जो मिनट में दिया गया है इसलिए इसे हम घंटा में बदलेंगे तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। इसका अगर हम त्रियक गुणा करें, त्रियक गुणा करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं 1500 बटे x माइनस 1500 बटे x प्लस 250 बराबर 1/2। इसका हम त्रियक गुणा करेंगे तो त्रियक गुणा करने के लिए सबसे पहले इससे इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर इससे गुणा करेंगे, नीचे गुणा कर देंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो 1500 ब्रैकेट में x प्लस 250 और इससे इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस 1500 x आ जाएगा और बटे में x का x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर 1/2 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे यहाँ पर तो 1500 x प्लस 1500 और 2500, यहाँ पर 1500 और x का गुणा करेंगे तो 1500 x हो जाएगा और उसके बाद में 1500 प्लस 250, इसका जब गुणा करेंगे तो 37, 50 और 00 ये आ जाएगा माइनस 1500 x और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर बटे में x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर 1/2। यहाँ पर 1500 x से 1500 x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 3, 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ पर 3,75,000 इतना बचेगा और बटे में x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर 1/2 आ जाएगा। इसका अब हम लोग त्रियक गुणा फिर करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 0, 0, 0 आ जाएगा और 5 दूनी 10 के 0 हासिल आया 1, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, 75 और 4 0। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 250 x माइनस बराबर किस पर लाएंगे तो माइनस 75 और 4 0 बराबर 0 ये आ जाएगा। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1000 x माइनस 750 x और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर 750 से घटाएंगे तो 250 आ जाएगा माइनस
750, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,50,000, ये आ जाएगा बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1,000 माइनस 750 कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पर 1,000 बराबर 0 आ जाएगा। तो x माइनस 750 और x प्लस 1,000 बराबर 0। x माइनस 750 बराबर 0, तो x बराबर 750। और इसमें देखा जाए तो x प्लस 1,000 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1,000, ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में अमान्य है, जो चाल होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो क्या है? अमान्य है, अमान्य है। तो अतः जो विमान की चाल है कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः विमान की सामान्य चाल बराबर 750 किलोमीटर प्रति आवर है। यही विमान की चाल हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसे हल किया गया साथियों। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है 6 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। तो चलिए सवाल को पहले हल करते हैं। लिखेंगे ये 4 नंबर है, 4 नंबर। अब सवाल में कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क। सड़क कितनी मीटर चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके बाद में समान ऊंचाई के आमने सामने यहाँ पर 2 स्तंभ मतलब खंभे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक स्तंभ इधर है और एक खंभा इधर है। इस प्रकार से हमने इसे बना दिया है। उसके बाद में कह रहा है यहाँ पर कि 60 अंश का कोण और 30 अंश का कोण है। तो एक कोण है 60 अंश का, तो यहाँ पर ये 60 अंश का कोण है और ये कोण है 30 अंश का। इस प्रकार से हमने मिला दिया। तो एक कोण कितने अंश का है? 30 अंश का है। इसे हम लिखेंगे 30 अंश और ये है 60 अंश। इनकी ऊंचाई जो है समान है, h मीटर ये ऊंचाई है और ये भी h मीटर है, h मीटर है। जो यहाँ पर इसकी चौड़ाई दी गई है 80 मीटर है। 80 मीटर यहाँ से ये टोटल इसकी चौड़ाई दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो जाएगी 80 माइनस x और इसे मान लिया जाएगा x मीटर और ये 80 माइनस x मीटर है। अब इसे हम हल करने के लिए कोई संख्या मान सकते हैं। संख्या मतलब मान लीजिए हमने इसे मान लिया d, b और यहाँ पर c है, ये c और इसके बाद में a, e। इस प्रकार से इसे मान लिया है। सवाल में कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से ये h का मान ज्ञात करना है। तो और उसके बाद में खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए।
मतलब हमको दूरी ज्ञात करना है। तो फिगर आप लोगों ने बनाया ही होगा, तो चलिए हम इसे फिगर की सहायता से अब हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कोण त्रिभुज EAC में जो फिगर दिया गया है EAC त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज EAC में। तो इसमें हल करने के लिए यहाँ पर कोण कितने अंश का दिया गया है, 30 अंश का दिया गया है। तो लिखेंगे tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा sin cos tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे KKA, ये सूत्र होता है। अगर आप लोगों ने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने वीडियो पहले बना दिया है, त्रिकोणमिति की एक वीडियो है, उसमें बेसिक चीज़ें हमने बता दिया है। तो यहाँ पर लिखा है tan 30 अंश साइन cos tan, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया है h, और आधार कितना दिया गया है 80 माइनस x, ये आधार दिया गया है। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 माइनस x हो जाएगा। हमने tan 30 का मान रख दिया है। अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करने पर √3 और h बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में, तो DBC, D और B उसके बाद में C, ये त्रिभुज दिया गया है। तो इसमें कोण 60 अंश का बना है, तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब इसमें कितना दिया गया है h है, h, और बटे में आधार C से B तक की दूरी कितनी है x है, तो लिखेंगे x, tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पर जब तिर्यक गुणा करेंगे तो h, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा h बराबर √3 और x, समीकरण नंबर 2, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इसे हल करने के लिए समीकरण 2 से अगर हम देखेंगे, यहाँ पर चलिए इसे हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 2 से जो h का मान आया है ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमको कितना दिया गया है, समीकरण 1 हमारा है और गुणे h, तो h का मान कितना आया है √3x, तो यही मान जो h का मान आया है यही मान हमको समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 गुणे h लिखा है, तो h का मान कितना आया है √3 और x है बराबर 80 माइनस x। अब इसका गुणा करेंगे तो ये रूट में है तो 3x
बराबर 80 माइनस एक्स हो जाएगा। 3 ये माइनस में एक्स है तो इस बार आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4x बराबर 80। अब इसका यहाँ पर भाग देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। x बराबर 20 मीटर आ जाएगा। ये x का मान आया है, x बराबर 20 मीटर। अब यही x का मान, अब हमको h का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए इसे हल करते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमको कितना दिया गया है, h बराबर √3x, तो x का मान कितना आया है 20 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर √3 गुणे x का मान 20 हो जाएगा, तो h बराबर 20 √3 मीटर। तो ये h का मान है, h का मान आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर AC बराबर जो x का मान आया है, चित्र में हम देखते हैं, चित्र में यहाँ पर A से C तक की दूरी कितनी दी गई है, 80 माइनस x है, तो x का मान कितना आया है, x बराबर 20 आया है। तो यही मान यहाँ पर रखकर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x के स्थान पर 20 रखेंगे तो घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर A से C तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वही यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे AC बराबर 80 माइनस x है, तो 80 माइनस x का मान कितना आया है 20, तो बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर। ये 60 मीटर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर तथा खंभों से बिंदु की दूरियां कितनी हो जाएंगी, क्रमशः 60 मीटर और 20 मीटर हैं। यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल 6 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर कीजिए साथियों। अब सवाल नंबर 4 का अथवा नंबर देखते हैं। यहाँ पर 4 का अथवा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चाहे तो हम लोग 4 वाला सवाल हल कर सकते थे या फिर अथवा, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हम सभी सवाल को हल करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो वहाँ एग्जाम में आप लोगों को केवल एक ही सवाल लगाना है, चाहे तो 4 नंबर लगाएं या फिर उसका अथवा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक फिगर बनाया है। तो यहाँ पर सवाल में दिया गया है, अगर हम इसे यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। सवाल में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु 20 मीटर ऊंचे, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से एक भवन की ऊंचाई है, तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर दी गई है। यहाँ पर हम लिखेंगे 20 मीटर। ये क्या है,
भवन है, भवन है। और ये मीनार है, मीनार। तो मीनार हमको दी गई है, मीनार तो पता नहीं एच है, हमने माना इसे एच मीटर है, तो इसे ए माना जाए, ये बी है और इसे पी मान सकते हैं। इसका कोण दिया गया है 45 अंश और ये टोटल कोण है 60 अंश कोण दिया गया है। ये पी बी और ए तथा इसे हमने सी माना है। अब इस प्रकार से इसे हल करना है, हमको एच का मान ज्ञात करना है। तो चलिए साथियों इसे हल करते हैं। अब फिगर की सहायता से हम लोग इसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज CBP में, CBP में। तो यहां पर दिया गया है CBP, CBP एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर कोण कितना अंश का दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। tan 60 अंश बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब कितना दिया गया है, C से B तक की दूरी कितनी है, 20 प्लस h, ये दूरी h है और यहां से इसकी दूरी 20 है। तो लिखेंगे 20 प्लस h। और आधार की दूरी, आधार की दूरी हमको नहीं पता है, तो लिखेंगे BP। तो BP tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 20 प्लस h बटे BP। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABP में। तो इसमें देखा जाए कोण कितने अंश का बन रहा है, 45 अंश का। तो tan 45 अंश, tan थीटा बराबर, यहाँ पर मान रख देंगे थीटा का स्थान 45। तो tan 45 अंश बराबर, अब यहाँ पर इसकी दूरी कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर और BP, तो इसे इसी प्रकार से लिख देंगे BP। tan 45 का मान 1 है, तो बराबर 20 बटे BP। अब इसका त्रियक गुणा कर लेंगे या फिर चाहे तो इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर BP से BP कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, √3 बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, 20 प्लस h और बटे में, यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसका हम त्रियक गुणा करेंगे, त्रियक गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर इसका गुणा किया जाए तो 20√3 हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर 20√3 बराबर 20 प्लस h। अब जो रूट में है संख्या और यहाँ पर 20 प्लस में है, तो इसे हम इस पार लाएंगे, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो 20√3 और जो 20 प्लस में इस बार आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर h आ जाएगा।
इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो अगर 20 कॉमन लिया जाए, या इसे लिख सकते हैं h बराबर 20√3 माइनस 20। तो h बराबर 20√3 माइनस 1। तो h बराबर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पर √3 का मान रख करके और हल कर सकते हैं, तो ये भी आंसर आ जाएगा और ये भी हमारा सवाल सही है। तो साथियों, इस सवाल को आप लोग बहुत आसानी से इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे जो कि मेंसुरेशन से संबंधित है। तो मेंसुरेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें के लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो भी सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल दिया गया है, एक बेलन है, इसे चित्र यहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए हम चित्र बना लेते हैं। पहले एक बेलन है, इसे सबसे पहले यहाँ पर एक बेलन दिया गया है, हमने एक बेलन बना दिया है। बेलन में क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला, यहाँ से एक अर्धगोला खोदकर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये आकृति बन जाएगी और यहाँ पर इसे भी खोदकर निकाल लिया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर चित्र में इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है बेलन की, ये 10 सेमी है, 10 सेमी इसकी ऊंचाई है। और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी दी गई है, 3.5 सेमी। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी 3.5 सेमी है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेमी। ये भी दूरी 3.5 सेमी हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से अगर खोद कर जब निकाला जाता है, तो ये आकृति किस प्रकार से बन जाएगी, ये अर्धगोला की आकृति इस प्रकार से ये बन जाएगी। तो अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5 सेमी है। और ये भी दूरी तो 3.5 हो जाएगी, ये भी 3.5 सेमी है। अब इसमें बताया गया है कि 2 अर्धगोला खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे एक यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से से और यहाँ पर नीचे वाले हिस्से से। तो अर्धगोला कितने बन जाएंगे, 2 अर्धगोला हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3.5 सेमी। और यहाँ से ये भी दूरी कितनी है, 3.5 सेमी है। और टोटल दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो 3.5 और 3.5 ये जोड़ेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, कि टोटल दूरी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। सवाल में हमसे कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा साथियों, इसमें 2 अर्धगोला बन जाएंगे और एक बेलन है। तो हमको 2 अर्धगोला और एक बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हल करना है। तो हमको जो दिया गया है पहले लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हमको दी गई है। और उसके बाद में बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेमी। तो बेलन के आधार की त्रिज्या
बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। तो इसमें कितनी आकृति बन रही हैं? 2 आकृतियों का निर्माण हो रहा है, बेलन और एक अर्धगोला। तो हम लोग लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आकृति बन रही है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितनी आकृति बन रही है? तो बराबर यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, क्योंकि एक ऊपर अर्धगोला बन रहा है यहाँ पर नीचे, तो कितने अर्धगोला हैं? 2। तो 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr(h) प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। अब यहाँ पर मान रखेंगे, हल कर लेंगे। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना दिया गया है? यहाँ पर 3.5 गुणे, उसके बाद में h का मान दिया गया है 10, तो 10 प्लस भाई हमने 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 3.5 और गुणे h का मान हमको दिया गया है 10, तो हमने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, गुणे फिर 2 गुणे पाई का मान 22/7 या 3.14 ये भी लिख सकते हैं, या 22/7 लिखेंगे, गुणे r का मान 3.5 गुणे 3.5। अब इसको हल करना है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 0 बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 35 एकम 35, 35 दूना 70, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे। 35 एकम 35, 35 दूना 70, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना? ये 22 गुणे 10, 22 गुणे में 10, यहाँ पर 22 गुणे 10 प्लस ये बचेगा 2 गुणे, यहाँ पर 2 गुणे 22 गुणे 3.5। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 220 और इसका गुणा करेंगे तो 35 दूना 70 यानी 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154। इसे जोड़ेंगे तो 374 सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अब इसी का एक अथवा दिया गया है, अथवा क्वेश्चन दिया गया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु के अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं तथा इनकी माप 3 सेमी है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेमी है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे हल कीजिए। यदि आप लोग इसे हल करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इसका सलूशन पाने के लिए आप लोग अब इसका पार्ट नंबर 2 देखिए। जब पार्ट नंबर 2 दूसरा सेट हम जब हल करेंगे तो उसमें सबसे पहले इसका सलूशन बता देंगे। आप लोग इस सवाल का सलूशन दूसरी वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। इसी तरह से पूरे सभी सेट जो 2025 में और 24 में आए हुए हैं सभी का सलूशन आपको मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।